सबको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। विकसित भारत में हमारे उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान हो, उसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद दिया। मैं उन्हें अपनी ओर से सदन के मार्फत बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण कल भी और आज भी एक ऐसा सुर यहाँ सुनने को मिला कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ न हो रहा है, न हुआ है और न ही होने की संभावना है। माननीय शिवपाल यादव जी का कल के जो प्रश्न चिन्ह थे सरकार के कामकाज पर, वो भी मैंने बड़े ध्यान से सुना था और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की जो पुस्तिका है उसी के अंदर की बातें मैं कहते हुए, अपने विभाग के ही कुछ उदाहरण देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आप माने या न माने, वास्तविकता तो ये आपने भी कहा, माननीय कल ओम प्रकाश सिंह जी ने भी कहा कि भाई हम तो इधर बैठे हैं तो हम तो वही बोलेंगे जो हमें बोलना है। लेकिन सत्यता ये है माननीय अधिष्ठाता महोदया कि अनेक मामलों में उत्तर प्रदेश आज देश का अग्रणी राज्य बना है। अपने विभाग के उदाहरण के साथ में बताऊं तो पीएम सूर्य घर की स्थापना में लोगों की छतों पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले और दूसरे नंबर पर लगातार चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। इतना ही नहीं, किसानों के बगास से और उनके जो खेती के पैदाश जो फेंक दिए जाते थे उनके उपयोग से जो सीबीजी बनती है, कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है, वो लगभग 300 टन प्रतिदिन का उत्पादन करके इस समय उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे चल रहा है। और इतना ही नहीं, कई योजनाएं भारत सरकार की हैं जिनके क्रियान्वयन में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की RDSS योजना हो, चाहे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना हो, चाहे हमारे ट्रांसमिशन सेक्टर की कंपनियों के रखरखाव की, उनके विस्तार की योजनाएं हों, इन सभी में उत्तर प्रदेश अपना जो है आगे चल रहा है, पूरे देश में लगभग नंबर 1 पे चल रहा है। आपके समय की जो थर्मल कैपेसिटी, आप लोग बार बार ये बात कहते रहते हैं, आपके समय जो तापीय ऊर्जा की जो क्षमता थी उत्तर प्रदेश की लगभग 5,800 मेगावाट हुआ करती थी। आज उसमें 50-60% की वृद्धि करते हुए हमारी क्षमता जो है 9,000 से 9,100 मेगावाट से ऊपर हो गई। हमने जो गरीबों को मकान दिए हैं उसमें शहरी में 17 लाख और ओवरऑल 55-56 लाख मकान दे करके, 60 लाख मकान दे करके हमने पूरे देश में नंबर 1 काम किया है। पीएम स्वनिधि जो गरीबों की रेहड़ी पटरी पे व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए जो योजना है उसमें भी उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। तो ये सारी बातें मैं मानता हूँ कि आप चूँकि वहाँ बैठे हैं, आपकी मजबूरियाँ हैं, आप सत्य जानते हुए भी, और अभी कानून व्यवस्था में बात हो रही थी। सबसे हंसी तो तब आती है जब आप लोग कानून व्यवस्था पर भी इस सरकार के कार्यों पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये सत्य है कि आप वहाँ बैठकर वही बोलेंगे जो बोल रहे हैं, लेकिन अब जैसे माननीय चाचा जी जैसे वरिष्ठ सदस्य से हमें उम्मीद रहती है कि थोड़ा अपने जी आपने एकदम सही फरमाया माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं इस बात पे आने ही वाला था। जापान दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की हुआ करती थी, अब भारत ने जापान को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। हम जापान से आगे निकल चुके हैं। आप यही तो हम कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं इस बात पे आने वाला था। आपने हमारे मुंह की बात छीन लिया, आपने हमारे मुंह की बात छीन लिया। जापान से हम आगे निकल चुके हैं, समस्या ये है कि आप लोग उसको स्वीकारते नहीं।
सिर्फ बनारस लखनऊ में लखनऊ की जहाँ तक बात है, माननीय अधिष्ठाता महोदया, अगर आप माननीय चले अधिष्ठाता चलिए महोदया, तो पहले आपकी स्मार्ट लखनऊ कोई आज अब का आप नहीं है, सुनना नहीं लखनऊ चाहते हो। अब सुनो, सनातन मेरा रहा नाम है, लिया लखनऊ है, आपके बार समय बार रहा मैं है। सुन मैंने लीजिएगा। कल भी ये बात कही थी, चलिए, मैंने कल इसी भी ये बात कही लखनऊ थी, मैंने कल भी ये आप बात बैठ कही जाइए। राजधानी थी में कि आपके समय राजधानी यही आप बैठ राजधानी जाइए, आपने जब समय चार आए बार तभी आप बात सरकारें करिएगा। आपने चार बार सरकारें चलाई हैं, आपने चार बार सरकारें चलाई हैं, और लखनऊ की क्या स्थिति थी बैठिए, उससे आप जब भली भांति बैठ परिचित हो। जाइए, आपका जब और समय आ जाए, और साथ माननीय में- मंत्री जी बोल साथ रहे हैं, में जब आपका समय ये आए तब बात आप भी- बोलिएगा। ये बात भी निश्चित जब है। आपका समय आए। माननीय शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी, इस समय ये भी बात में इतना विवाद काम करा है दिया है कि अधिष्ठाता महोदय, आपको तो पता है, आपने इसमें बताइए आपको कितनी सड़कें मिल गई, कितनी बिजली मिल गई। बैठ जाइए, जब आपका समय आ जाए तब आप बताइएगा। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। जब आपका समय आ जाए तो आप बात करिएगा। आपका समय जब आ जाए तब बात करिएगा। आप दिखाई दे रही है, सुन लीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ। बोलने आप दीजिए, सुने बोलने तो, दीजिए। आप सुने तो, बोलने- अगर हमसे जानना चाहते हैं तो आप बोलने सुनिए। दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अगर हमसे जानना चाहते हैं तो आप बैठ सुनिए। जाइए, आप बैठ थोड़ा सा जाइए, सुन प्लीज। लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, अधिकार है। थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, मैं ये बात तो मानता हूँ कि आपको स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है, सत्य बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन सत्य उससे छिपता नहीं है। आज जो लखनऊ का मैंने कल भी बताया था, कल जो है मैंने बताया था कि यही लखनऊ जहां सिबरी में आपने 20 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ छोड़ करके आप लोग गए थे, उसका निस्तारण करके अब हमने लगभग 4 लाख पे हम ला दिए हैं, और उसको भी हम खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने लखनऊ के बारे में बताया था, आज मैं उतना विस्तार से नहीं कहना चाहता था। प्रेरणा स्थल वहां घैला में 7 लाख टन मीट्रिक टन जो है आपने कूड़ा छोड़ा हुआ था, उसको खत्म करके देश का एक सुंदरतम स्थान बनाते हुए प्रेरणा स्थल बनाया है। तीसरे नंबर का स्वच्छतम शहर लखनऊ बना है। आपकी समस्या यही है कि आप लोग जो है स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसमें देखिए, हम तो अब आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, हमसे बहुत अनुभवी हैं, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सत्य होता है। बिजली की बात, बिजली आपको भी मालूम है, आपने कहा कि बिजली की क्या स्थिति है। बिजली की स्थिति ये थी कि मुझे लोग बताते हैं, मैं तो उन दिनों राजनीति में नहीं था, कि एक गांव इटावा में हुआ करता था, वो आपका गांव था जहां बिजली आती थी 24 घंटे। आज हर गांव, हर शहर, हर नगर में 24 घंटे, 20 घंटे, 21 घंटे बिजली आती है। और यही बात महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है। और आपके समय की, माननीय चाचा जी, आपके समय की जो औसत पीक डिमांड थी, वो 13,000 14,000 मेगावाट हुआ करती थी। आज भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जो गर्मी में पीक डिमांड गई है वो 31,000 मेगावाट की गई है। आपके समय की 2.5 गुना बिजली हम लोग दे रहे हैं। आपने कहा कि नहीं, ये तो संभव नहीं है कि लखनऊ तीसरे नंबर का शहर हो जाए, ये संभव नहीं है कि लखनऊ लंदन बन जाए। कल ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि लखनऊ लंदन बन सकता है। भारत ने यूके को, जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। आप मानेंगे नहीं, अच्छा ये तो आप मानेंगे कि वही अंग्रेज, वही यूके जिसके बारे में आप कहते हैं कि हम नहीं बन सकते, उसी यूके में भारतीय एक प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना? आज आप ये बताइए। जिस साम्राज्य में, जिसमें यूके में आप जो चीज विश्वास नहीं करते हैं, समस्या आपकी यही है कि आप मानना ही नहीं चाहते कि ये सब हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा माननीय चाचा जी, मैं आपसे बहुत कम हूँ राजनीतिक अनुभव में, कि लेकिन मुझे दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें आपकी बात से मुझे याद आ गई। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। ये, और मैं इस मिजाज का व्यक्ति हूँ कि आपको संतोष हो आपके। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को भी थोड़ा यही विजन दें, नहीं तो वो लोग वही प्लाट कब्जाने में और अपराधियों का संरक्षण करने में उसी में पड़े रह जाते हैं। थोड़ा बड़ा विजन दीजिए, लखनऊ को लंदन बनाने का विजन दीजिए, और हम भी उनका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। तो ये माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं बता रहा था। अब एक और उदाहरण आपको दे दूं कि लखनऊ लंदन बनेगा
लखनऊ लंदन से भी बेहतर बनेगा। उसका एक उदाहरण मैं आपको बता दे करके अपनी बात ये इस विषय पर पूरी करूंगा कि गाजियाबाद को अभी कुछ ही दिन पहले विश्व की एक रैंकिंग हुई थी, ब्लूमबर्ग एक कंपनी है बहुत अच्छी, वो रेटिंग करती हैं, उसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 50 शहरों में गाजियाबाद का नंबर आया। और आने वाले दिनों में माननीय सुनील शर्मा जी देखिए उसके साक्षी हैं इसका, और उससे भी बेहतर रैंकिंग आने की हम लोग संभावना देख रहे हैं, और भी बेहतर वहाँ का वो आएगा। आपको एक बात और बता दूं कि कभी भारत के लोग मानते नहीं थे कि दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति भारतीय भी बना सकते हैं, भारत में भी बन सकती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो मुमकिन करके दिखाया है। सरदार पटेल की गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है माननीय अधिष्ठाता महोदया, वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति है। और इतना ही नहीं, आज तक दुनिया में अमेरिका के जिस मूर्ति का डंका बजता था, उस मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लगभग दूनी ऊंचाई की मूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना करके दिखाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अभी कुछ ही महीने पहले भारत में उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो अविश्वास की आप लोगों की जो ये है, वो मैं तो कहता हूं कि देश को विकसित बनाने का जो सपना है वो भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा भारत इसको भी सार्थक करके दिखाएगा। आप लोग जहां जो सोच रहे हैं वही सोचते रहिए, देश का उत्तर प्रदेश का कल्याण होता रहेगा। कल एक बड़ी बात, और कल एक और बात मैं आधा मिनट और बोल करके बात पूरी करूंगा। कल परसों मैंने देखा एक दृश्य, कल माननीय ओम प्रकाश जी भी बोल रहे थे, और जिस दिन भाषण हो रहा था उस दिन भी अहिल्याबाई होलकर का पोस्टर लगा करके कुछ लोग आपके माननीय सदस्यगण ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बनारस में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और ये तोड़ दिया गया। अरे भाई, विश्वनाथ कॉरिडोर जो अहिल्याबाई होलकर पुण्य श्लोका ने बनाया था, उसमें और भी 4 चांद लगाते हुए, उसको और भी बेहतर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की जनता को, काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, पूरे विश्व के चरणों में रखा है कि नहीं रखा है। और उसी कॉरिडोर में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई की मूर्ति लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है। आप सभी इस एक मणिकर्णिका घाट पर चल रहे काम को उस समय भी आपके लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश किया था जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था। माननीय विधायक जी यहाँ उसके साक्षी है, लोग सड़कों पे बैठे थे, अनावश्यक लोगों को प्रेरित कर करके विरोध कराने का प्रयास कर रहे थे। आप ही बताइए वो बन गया कि नहीं। और आप स्वयं सिंचाई मंत्री और ओम प्रकाश जी भी सिंचाई मंत्री, पर्यटन मंत्री रहे, आप ये बताइए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, हम जो कर रहे हैं उसमें आप विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं अपने परिवार के लोगों को लेकर के अंतिम क्रिया के लिए 3-4 बार गया हूँ, और मैंने देखा है वहाँ कितनी अव्यवस्था रहती है, कितनी गंदगी रहती है। उसको अगर सुदृढ़ किया जा रहा है, उसका अगर सुंदरीकरण किया जा रहा है, उसको अगर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा रहा है, इसमें आपको कहाँ से तकलीफ हो रही है। अहिल्याबाई होलकर की तो 3 शताब्दी हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग कई महीनों तक, गर्मी के महीनों में हमने मनाई। उस समय आपको अहिल्याबाई होलकर याद नहीं आई, तो बनारस का कॉरिडोर में मूर्ति लगाई। आप जो है अखिलेश जी गए भी नहीं। तो और अब तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछना भी चाहूँगा कि आप लोग 3-3 बार, 4-4 बार सरकार चलाए, सिंचाई मंत्री, गंगा की किसने गंगा की क्या सेवा उस समय हुई थी। जितनी गंदगी गंगा नदी में थी, आपके मंत्रित्व काल में, आपके कार्यकाल में गंगा की कितनी सफाई हुई। आज उसकी सफाई दिख रही है कि नहीं दिख रही। आज वही बनारस का रिंग रोड, आप माननीय चाचा जी, आप स्वयं पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, आप बताइए आपने क्यों नहीं बनवा दिया उस समय। आप चाहते तो रिंग रोड जो आज बन करके साकार हुआ है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में साकार हुआ है, आप चाहते तो 20 साल पहले बन जाता, आप चाहते तो 15 साल पहले बन जाता। आप बताइए, सुल्तानपुर से बनारस वाली रोड एयरपोर्ट होते हुए, बाबतपुर होते हुए जो जाती है, आप चाहते तो 14 साल पहले बन जाती। लेकिन वो बनी कब? जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वहाँ के सांसद बने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। और इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है,
बहुत काम बनारस में हुआ है और अभी भी आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी उसको करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कई बार काशी वासियों से भी कहा हूँ कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस को बदल दिया, लेकिन अभी भी उनके सपनों का जो बनारस है उसका 1/4 भी नहीं हुआ, अभी 3/4 होना काम बाकी है। मैं काशी वासियों से भी, और उतने ही में काशी दिव्य और भव्य दिखने लगा है। आप लोगों ने 4-4 बार एक ईंट भी मथुरा, अयोध्या और काशी में नहीं रखी गई थी आपके 4-4 बार के शासनकाल में। और अब हम काशी सहित उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत को विकसित भारत, विकसित देश, विकसित प्रदेश, विकसित काशी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं राज्यपाल जी की ने जो हम लोगों को प्रेरणा दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उनका धन्यवाद करता हूं। उनके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में हम लोग प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाते हुए, काशी को विकसित करते हुए, देश को विकसित देश बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। माननीय राजेंद्र पटेल जी। कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा विधानमंडल के संवेद सदन में दिए गए सारगर्भित और प्रेरणादायी अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रस्तुत धन्यवाद का मैं समर्थन कर रहा हूँ। महामहिम का संबोधन केवल एक सरकारी प्रतिवेदन नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का एक स्पष्ट रोड मैप था। उन्होंने अपने भाषण में राज्य की प्रगत कानून व्यवस्था और लोक कल्याण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को जिस स्पष्टता से रेखांकित किया है, वह सभी के लिए गर्व व प्रेरणा का विषय है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता को सेवा